हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एचआरएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचएलएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईपीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां भी आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एचएलएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपने शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आप सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ताकि हम बिना किसी देरी की सेशन को स्टार्ट कर सके। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का मतलब समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि एचआरएम बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को ही तो मैनेज करता है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का मतलब समझे तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ कंपनी है, वहां पर 100 एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं। क्या करते हैं? 100 एम्प्लॉयज जो है वो काम करते हैं। तो ये जो 100 एम्प्लॉयज है वो XYZ ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है। अब इसको ह्यूमन रिसोर्स क्यों कहा जाता है? तो देखो, ये जो 100 एम्प्लॉयज है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो नॉलेज है, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्या है, रिसोर्स की तरीके से काम करता है। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे तरीके से काम करेंगे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो है ग्रोथ यहाँ पर हो सके। क्लियर है? अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अगर मतलब समझू तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आप समझ चुके हैं, मैनेजमेंट का मतलब किसी चीज को मैनेज करना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली जो है वो काम करें, ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने से लेकर उनकी डेवलपमेंट करने से लेकर जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें जो है वो आ जाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एम्प्लॉय है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, रिवॉर्डिंग करनी है, हेल्थ कोड हो गया, बिजनेस वैल्यू, सक्सेस, ये सारी चीजें जो है वो एचआरएम के अंदर आ जाती है। ओके, अब फटाफट से जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? तो जो ये पहली स्टेटमेंट है वो बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अच्छी तरीके से। पहली देखो, इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग हाउ इंडिविजुअल ग्रुप्स स्ट्रक्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट एंड बिहेव। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब वो मिलते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड, एक्शंस ऑफ पीपल इन वर्क प्लेस। तो एक वर्क प्लेस के अंदर हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके एक्शंस कैसे हैं, उनके बिहेवियर कैसे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, ये भी यहाँ पर मेन फोकस होता है। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करी है। उसके बाद मेन एम ऑफ स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू गेन इनसाइट इनटू हाउ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मैनेज एंड स्ट्रक्चर्ड टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो मेन जो हमारा फंडा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने का वो यही होता है
कि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस तरीके से मैनेज करें, स्ट्रक्चर करें, ऐसे ग्रुप बनाए एम्प्लॉयज की कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो और ओवरऑल इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो। तो हमारा करेक्ट आंसर करेगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिफाइन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। ए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर that combines element of both functional project based structure, which of these is a feature of matrix structure। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जहां पर हम फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर दोनों के ही एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर इनको यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ही बात कर ले, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप अपनी एक्टिविटीज और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ग्रुपिंग यहाँ पर कैसे कर रहे हो। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर कैसे जो है अपनी एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के अगर हम फंक्शनल की बात करें, यहाँ पर हम फंक्शनल की बात करें तो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वहां पर हम फंक्शंस के बेस पर जो है अपनी एक्टिविटीज और एम्प्लॉयज को जो है कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं और ग्रुप बनाते हैं उनके। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, देखो पहला क्या है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है, उसके बाद हमारे यहाँ पर सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देंगे। जैसे कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देंगे, वहां पर कुछ एम्प्लॉयज को हम का ग्रुप बना देंगे। कुछ यहाँ पर हम सेल्स डिपार्टमेंट बना देंगे, वहां पर सेल्स से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज है वो इकट्ठा होंगे। उसके बाद हम मार्केटिंग का भी यहाँ पर डिपार्टमेंट बना देंगे। तो ये क्या हुआ हमारा फंक्शनल। उसके बाद ना एक प्रोजेक्ट बेस्ड भी होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड के अंदर क्या होता है, अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड की बात करें तो जब हमारे पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट के लिए हम एक ग्रुप बना देते हैं, एक नई टीम बना देते हैं। जैसे एग्जांपल की एक एक्सवाइजेड कंपनी है, एक एक्सवाइजेड यहाँ पर कंपनी है, उसके पास ना एक नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है वो काम आया है। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसने 20 लोगों की एक टीम यहाँ पर जो है वो बनाई है, जो कि बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के ऊपर जो है वो काम करेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है ये हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। अब अगर हम यहाँ पर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करें, मैट्रिक्स के अंदर इन दोनों के ही जो है गुण होते हैं, एलिमेंट होते हैं। कैसे, तो पहली चीज देखो, हम यहाँ पर एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, फंक्शनल के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं। क्लियर है, ये हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, आपके पास यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप क्या करते हो कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स में भी काम करते हैं, साथ के साथ अगर प्रोजेक्ट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वो भी करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो अभी बेसिकली एक पर्सन है जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, पर अभी ना हमें उसकी जरूरत है इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर हमें मान के चलो कोई गुड्स प्रोड्यूस करनी है, तो वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए हमें इस पर्सन की जरूरत है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉय है वो इस डिपार्टमेंट में रहते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो काम कर सकता है, यानी कि वो जाएगा टेम्परेरी बेसिस पे और जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है जहां पर एम्प्लॉय अपना जो काम है वो भी करता है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो भी करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर क्या था कि विच ऑफ दीज आर फीचर ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा हमारा फीचर होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का। पहला देखो, इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर employees report to more than one manager or supervisor resulting in dual reporting relationship। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल फीचर होता है। कैसे, तो देखो जब कोई एम्प्लॉय मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर काम करता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, जैसे ए पर्सन है वो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ के साथ ये जो प्रोजेक्ट में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, प्रोजेक्ट में टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है, उसका जो मैनेजर है, ठीक है, जो उसको मैनेज कर रहा है उसको भी रिपोर्टिंग जो है वो देगा। यानी कि एम्प्लॉयज यहाँ पर क्या करेंगे, डुअल रिपोर्टिंग जो है वो करेंगे। दिस अरेंजमेंट अलाउज एम्प्लॉयज टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट और टास्क स्टिल रिमेनिंग विद फंक्शनल डिपार्टमेंट रोल। तो ये तो करेक्ट है कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे प्रोजेक्ट के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, अलाउ करता है। इन दिस अरेंजमेंट स्टाफ ऑफिसर कैन प्रोवाइड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं वो बेसिकली प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर काम करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर फीचर होते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर
विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वुड टिपिकली हैंडल टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, उसकी एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉय ट्रेनिंग का टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा? पहला फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा करेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विद इन अ ग्रुप दैट आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ग्रुप, नॉर्म्स डिफाइंस। ठीक है, तो नॉर्म्स बेसिकली क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं बिहेवियर के, यानी कि ग्रुप के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो कैसे बिहेव करेंगे, कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल होगा, इस चीज को यहाँ पर जो है वो डिफाइन करते हैं। और जब मेंबर्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो हमारे मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो इन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये जो नॉर्म्स है वो बेसिकली क्या चीज डिफाइन करते हैं? पहला, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या होता है? द हायरार्की विद इन द ग्रुप, ग्रुप में हायरार्की क्या होगी? द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ग्रुप मेंबर, या फिर द बाउंड्रीज ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? नॉर्म्स बेसिकली यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो नॉर्म्स बेसिकली डिफाइन करेंगे उन बाउंड्रीज को, जो कि हमें बताएंगे कि ग्रुप के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं उनका एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या रहेगा और कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो अनएक्सेप्टेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, व्हाट डज ग्रुप कोहेसिवनेस प्राइमरी रेफर टू इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रुप। अगर हम यहाँ पर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पहला, द कंपीटिंग अमंग ग्रुप मेंबर्स एंड देयर डिजायर टू रिमेन पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है और उनकी जो डिजायर होता है कि वो ग्रुप का पार्ट बनकर रहना चाहते हैं, उसे हम ग्रुप कोहेसिवनेस कहते हैं। या फिर द हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद इन द ग्रुप, देयर डिजायर टू रिमेन पार्ट ऑफ द ग्रुप, या फिर द इंडिविजुअल अचीवमेंट ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड देयर डिजायर टू रिमेन पार्ट ऑफ द ग्रुप, या फिर द बॉन्डिंग ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड देयर डिजायर टू रिमेन पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक ग्रुप के अंदर हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका आपस में कितना यहाँ पर बॉन्डिंग है, ठीक है, और उनका जो डिजायर है वो कितना है ग्रुप के मेंबर बने रहने का, उस चीज को हम ग्रुप कोहेसिवनेस जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स इंक्लूड्स फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल है जिसके अंदर ये सारे फीचर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं? तो पहले हम कुछ लीडरशिप स्टाइल्स का यहाँ पर मतलब समझेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो कुछ जैसे लीडरशिप का मतलब आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बिहेवियर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना है। एक लीडर का काम क्या होता है कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम जो है वो करने लग जाए, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाए, उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना ताकि वो सही तरीके से काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव हो सके। एम्प्लॉयज को एक रास्ता दिखाना कि भाई अगर आप इस रास्ते पे चलोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा और आपका भी यहाँ पर फायदा होगा। अभी जो लीडरशिप होता है वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि पहला जो स्टाइल है वो है कोर्सिव स्टाइल। ये स्टाइल को ना हम टॉप डाउन अप्रोच भी यहाँ पर कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो लीडर होता है वो सिंपल सिंपल यहाँ पर क्या करता है, अपने जो डिसीजंस है वो एम्प्लॉयज को फॉलो करने के लिए कहता है। मतलब बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो प्लानिंग वगैरह है ये खुद से कर लेता है और सिर्फ एम्प्लॉयज को बोलता है कि भाई मैंने ये प्लानिंग की है, मुझे इतना गोल यहाँ पर अचीव करना है, तो आपने मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर में ये गोल जो है वो अचीव करके देने हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करता है हमारा लीडर एम्प्लॉयज को, और एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो उनकी डायरेक्शन को जो है फुलफिल करेंगे, उनको मानेंगे। ठीक है, अब ये जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो क्राइसिस की सिचुएशन में अच्छा रहता है, यानी कि जब क्राइसिस का सिचुएशन हो, जैसे अगर मान के चलो जो वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो वहां पर ये जो लीडरशिप स्टाइल है वो काफी अच्छा रहता है। पर नॉर्मल केस में ये यहाँ पर वर्कफोर्स को डीमोटिवेट कर देता है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज की जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो आजादी है वो छिन जाती है, क्योंकि उन्हें लीडर की हर बात जो है वो माननी पड़ती है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि तानाशाह होता है कि अपनी मर्जी जो है वो करता है। उसके बाद क्या है, अथॉरिटेटिव स्टाइल।
अथॉरिटेटिव स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो थोड़ा सा लिबरल हो जाता है, लिबरल इन द सेंस कि ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। ये बेसिकली क्या करता है, क्लियर विजन प्रोवाइड करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टीम को। बेसिकली ये बताएगा कि हमारा फ्यूचर में क्या गोल है, हम उसको कैसे यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। वो यहाँ पर इंप्लॉयज को इंस्पायर भी करता है, मोटिवेट भी करता है। कैसे मोटिवेट और इंस्पायर करता है, तो बेसिकली वो कुछ हाई स्टैंडर्ड यहाँ पर फिक्स कर देता है, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्रिएटिविटी के साथ जो है उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। अब इस लीडरशिप स्टाइल की खासियत ये है कि टीम मेंबर्स को एम्पावर करती है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। मतलब कि जो लीडर है वो बता देगा कि मुझे ये काम इतने देर में चाहिए, इतने दिनों में चाहिए। बाकी आप कैसे करते हो, क्या डिसीजन आपका है, वो आपका रहेगा, आपकी जो चॉइस है वही रहेगी। ठीक है। उसके बाद है एफिलिएटिव स्टाइल। एफिलिएटिव स्टाइल के अंदर हमारा जो लीडर वो कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सके, और जो टीम मेंबर्स हैं वो टीम मेंबर जो है उनकी बात माने। मतलब लीडर यहाँ पर सिंपली अपने जो डिसीजंस हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं करवाता, बल्कि वो कोशिश करता है कि ग्रुप मेंबर्स के साथ उसके रिलेशन इतने अच्छे हो कि वो अगर कोई बात बोले तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हंसते हंसते उस बात को जो है वो मान ले। ये जो लीडर होता है वो बेसिकली यहाँ पर कोलैबोरेशन को, हार्मनी को, ओपन कम्युनिकेशन को जो है वो प्रायोरिटी देता है। यानी कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए और ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। किसी कोई भी चीज यहाँ पर छुपाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो लीडरशिप स्टाइल होता है इससे क्या होता है कि जो टीम वर्क है वो इनहांस होता है, जो एम्प्लॉय मोरल है वो भी यहाँ पर इनहांस होता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि हाई परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टाइल है वो क्या है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर क्या होता है कि जो हमारा लीडर होता है वो अपने टीम मेंबर को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। यानी कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो अपने टीम मेंबर को बुलाएगा और कहेगा कि आप भी अपनी राय दीजिए। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लीडर है और जो एम्प्लॉयज है वो साथ में मिलकर, लीडर और टीम मेंबर साथ में मिलकर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को जो है वो अचीव करना है। ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टाइल के अंदर हमारा जो लीडर है वो बेसिकली यहाँ पर जो एम्प्लॉयज है और उनके जो ओपिनियन है उनके काफी ज्यादा यहाँ पर वैल्यू जो है वो करता है। यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट चॉइस करनी है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो पहले वो एम्प्लॉय से इनपुट लेगा, एम्प्लॉय से ओपिनियन लेगा, उसके बाद अपना डिसीजन जो है वो लेगा। ठीक है। अब जो टीम मेंबर्स होते हैं वो काफी यहाँ पर मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनके मन में ना ऑनरशिप का भाव आता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि देखो जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो हमें इंक्लूड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी होती है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है वो काफी स्लो डाउन होती है, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज से फीडबैक लेना पड़ता है, और जो फीडबैक हम लेते हैं तो कई सारे यहाँ पर कंफ्लिक्ट होते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग यहाँ पर क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। क्लियर है आपको? अब फटाफट से क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल के फीचर्स है। पहला देखो क्या है, दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स टॉप डाउन अप्रोच वेयर द लीडर एक्सर्ट्स कंट्रोल एंड मेक डिसीजन यूनिलैटरली। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट से आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर कोर्सिव स्टाइल रहेगा। ठीक है। इट इज कैटेगराइज्ड बाय क्लियर डायरेक्शन एंड एक्सपेक्टिंग एन इमीडिएट कंप्लायंस while it can be effective in crisis situation। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कोर्सिव स्टाइल के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडरशिप स्टाइल प्रायोरिटाइज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग टीम मेंबर्स। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल होती है जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहती है। तो पहला अथॉरिटेटिव स्टाइल, प्रीसेटिंग स्टाइल, अफिलिएटिव स्टाइल या फिर कोचिंग स्टाइल। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर करा दीजिए। तो यहाँ पर जो थर्ड हमने पढ़ा था अफिलिएटिव स्टाइल, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करने पर फोकस करता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी अफिलिएटिव स्टाइल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज की फोकस ऑफ कोचिंग लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर हमारा जो कोचिंग लीडरशिप स्टाइल होता है उसका की फोकस यहाँ पर क्या होता है। तो पहले अगर हम कोचिंग स्टाइल को ही अच्छी तरीके से समझ लें कि कोचिंग स्टाइल बेसिकली है क्या। तो देखो जो इसके अंदर जो हमारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, इनके जो लीडर होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं उनकी स्किल्स और पोटेंशियल को डेवलप करना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोचिंग स्टाइल के अंदर जैसे एक कोच अपने स्टूडेंट की स्किल्स को डेवलप करता है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ऐसे ही
इस स्टाइल के अंदर भी जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज की जो स्किल्स है, पोटेंशियल है, उनको डेवलप करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम जो है वो कर सके। इट प्रोवाइड गाइडेंस, फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। बिल्कुल यहाँ पर ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, फीडबैक देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी यहाँ पर ग्रोथ जो है वो हो सके और वो अपने फुल पोटेंशियल तक जो है वो रीच कर पाए, पहुंच पाए। तो हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर वो क्या है, डेवलपिंग टीम मेंबर स्किल्स एंड पोटेंशियल। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो जो हमारे कोचिंग लीडरशिप स्टाइल है उसका मेन फोकस क्या है कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी स्किल्स और पोटेंशियल्स को जो है वो डेवलप करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन टैसिट नॉलेज इन द रियल्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि टैसिट नॉलेज को यहाँ पर डिफाइन करती है। पहला, टैसिट नॉलेज इज इजीली कोडिफाइड एंड कम्युनिकेटेड, ऑफन एक्सप्रेस थ्रू फॉर्मल लैंग्वेज और डॉक्यूमेंटेशन। Tacit knowledge is primarily found in textbooks, manuals, and scientific papers, facilitating easy dissemination. Tacit knowledge resides in individual minds, acquired through experience, observation, and is challenging to formalize or communicate directly. Tacit knowledge include database structured information that can be readily documented or transformation. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। देखो हमारी जो नॉलेज होती है, हमारी जो नॉलेज होती है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज, और एक होता है हमारा टैसिट नॉलेज। देखो एक्सप्लिसिट नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जिसको हम इजिली यहाँ पर फॉर्मलाइज कर सकते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और उसको कम्युनिकेट भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले आपने यहाँ पर अ, जैसे आपने यहाँ पर कोई मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। तो ये जो आपने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया उसको आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हो, उसको कोडिफाइड कर सकते हो, उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हो कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट नॉलेज कहलाएगा। यानी कि आप इसको टेक्स्ट बुक में, मैनुअल्स में, साइंटिफिक पेपर्स में जो है आसानी से छपवा सकते हो और इसको डिसएमिनेशन करवा सकते हो। क्लियर है। और दूसरा हमारा होता है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज बेसिकली ऐसी नॉलेज होती है जो कि इंडिविजुअल्स के माइंड्स में होती है, जिसको हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से सीखा है। जैसे अगर आपने कार ड्राइविंग सीखी है तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, तब आपको कार ड्राइविंग यहाँ पे जो है वो आई होगी, और ये जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में है, और आप इजिली इसको किताबों पे कोडिफाई जो है वो नहीं कर सकते। आप लिख तो सकते हो कि क्लच दबाएं, ब्रेक दबाएं, इस गियर इस तरीके से डालें, पर प्रैक्टिकली आप उसको यहाँ पे जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते। वो आपके पास ही यहाँ पे जो है वो नॉलेज रहेगी। तो टैसिट नॉलेज हमारा करेक्ट आंसर है कि टैसिट नॉलेज resides in individual mind, required through experience and observation and challenging to formalize और communicate directly। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखो नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्किल्स है, वो बेसिकली नॉलेज की कैटेगरी में आ गई। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉलेज है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके, ठीक है। कहने का मतलब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड करती है कि जो उनकी एम्प्लॉयज है उनको कितनी नॉलेज यहाँ पर मिल पा रही है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉलेज मैनेजमेंट का यूज करती है ताकि एम्प्लॉयज को जो भी जरूरी नॉलेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो की जा सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो वो कह रहा था प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉलेज मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम यहाँ पर बेसिकली इंफॉर्मेशन के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। या फिर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद इन ए कंपनी फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, अब हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। या फिर गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेयरिंग, एनालाइजिंग नॉलेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। या फिर जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे यहाँ पर क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, शेयर करना है, एनालाइज करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर करेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नॉलेज मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम नॉलेज को गैदर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, शेयर करते हैं, और अपने जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट टर्म अंडर नॉलेज मैनेजमेंट। इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर। पहला देखो क्या है, नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म, चीफ नॉलेज ऑफिसर, नॉलेज हार्वेस्टर्स, नॉलेज कंपनी, ठीक है। तो फटाफट से आप इसका आंसर बता दीजिए जब तक हम इसका मतलब यहाँ पर समझते हैं। तो पहले अगर हम नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म्स की बात करें, नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म्स यहाँ पर क्या होते हैं देखो,
ऐसी कंपनीज, ऐसी फर्म जो कि यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुकी हैं, तो उसे हम नॉलेज इंटेंसिव फर्म जो है वो कहते हैं। जैसे अगर एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने यहाँ पर अल्टीमेटली फाइनली जो नॉलेज मैनेजमेंट है उसको इंप्लीमेंट जो है वो कर दिया, नॉलेज मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट जो है वो कर दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, ये जो एक्सवाइजेड कंपनी, इसको हम नॉलेज इंटेंसिव फर्म्स कहेंगे। उसके बाद है चीफ नॉलेज ऑफिसर। चीफ नॉलेज ऑफिसर यहाँ पर क्या होता है, चीफ नॉलेज ऑफिसर यहाँ पर क्या होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जो नॉलेज इंटेंसिव फॉर्म है उसके अंदर जो मेन पर्सन होता है जो कि नॉलेज को मैनेज करता है, उसे हम चीफ नॉलेज ऑफिसर कहते हैं। जैसे अगर एक्सवाइजेड कंपनी के अंदर एक पर्सन है जो कि पूरे के पूरे नॉलेज मैनेजमेंट का काम जो है वो खुद से देखता है, उसको मैनेज करता है, तो वो एक पर्सन हमारा क्या कहलाएगा, चीफ नॉलेज ऑफिसर। उसके बाद नॉलेज हार्वेस्टर की अगर हम बात करें, तो बेसिकली ऐसी एंटिटीज होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको इकट्ठा करने का काम जो है वो करती हैं और डिसमिनेशन का काम जो है वो करती हैं। उसके बाद नॉलेज कंपनी, तो ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर टर्म यूज किए जाते हैं नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन अप्रोच टू मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट अलाइंस एचआर प्रैक्टिसेस विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। एक ऐसी अप्रोच ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेज करने का जिसके अंदर जो एचआर प्रैक्टिसेस होते हैं उसको हम बेसिकली हमारी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी होती है उसके साथ अलाइन करते हैं। यानी कि हम एचआर प्रैक्टिसेस को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि हमारे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो यहाँ पर अचीव हो सके। जैसे मैं एग्जांपल के मान के चलूं, अगर अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें यहाँ पर 5,000, ठीक है, 5,000 यूनिट्स की जो है वो सेल करनी है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हुआ, और इस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 एम्प्लॉयज को जो है वो अपॉइंट करेंगे ताकि वो प्रोडक्शन कर सके और 5,000 यूनिट्स हम सेल जो है वो कर सके। ये हुई ओवरऑल स्ट्रेटजी, ठीक है। उसके बाद देखो एचआर प्रैक्टिसेस के अंदर हमने क्या किया, ये जो ओवरऑल स्ट्रेटजीज है इसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लिए। जैसे कि सबसे पहले 100 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो यहाँ पर एफिशिएंट 100 एम्प्लॉयज की यहाँ पर सिलेक्शन की गई, ठीक है। उसके बाद इस गोल को अचीव करने के लिए जो है वो काम जो है वो किया गया, तो इस अप्रोच को हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव इन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसको हम सीईओ भी कहते हैं, वो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव होता है। और सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मेजर कॉर्पोरेट डिसीजंस, मैनेजिंग ऑपरेशंस, सेटिंग कंपनी स्ट्रेटजी, इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर मेट। दे आर टिपिकली रिपोर्ट हो। देखो अब आपको यहाँ पर जो सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्लियर हो गई होगी कि कॉर्पोरेट्स के जितने भी मेजर डिसीजन होता है उसको सीईओ लेता है, ठीक है, साथ ही साथ जो ऑपरेशन होता है उसको भी मैनेज करने का काम करता है और न्यू कंपनी स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पर फिक्स करने का काम करता है। तो ये जो सीईओ होता है, ये जो सीईओ होता है वो बेसिकली टिपिकली किसे यहाँ पर रिपोर्ट करता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए कि हमारा जो सीईओ है वो बेसिकली किसे रिपोर्ट जो है वो करता है। ऑप्शन ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑप्शन सी चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा करेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हाईएस्ट रैंकिंग बॉडी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेती है। और शेयर होल्डर का मतलब तो आपको पता है कि ये हमारे क्या होते हैं, ऑनर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, डैश इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट अलाउज बिजनेस टू अट्रैक्ट, डेवलप, रिटेन देयर टॉप मोस्ट स्किल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी जिसके अंदर एक जो कंपनी है वो बेसिकली यहाँ पर ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, फिर उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट करती है और उसको अपने पास रिटेन करके रखती है ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी के लिए काम कर सके। ऑप्शन ए ह्यूमन कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स कल्टीवेशन या फिर एम्प्लॉय रिटेंशन इनिशिएटिव। तो फटाफट से इसको आंसर बता दीजिए, इस बिजनेस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे करेगा ऑप्शन बी टैलेंट मैनेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट इज अ करेक्ट आंसर। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके पास ना टैलेंटेड एम्प्लॉयज, यानी कि उनकी स्किल्स अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, उन्हें काम करना आता हो। अब देखो टैलेंट मैनेजमेंट का काम सिर्फ टैलेंट को
रिक्रूट करना नहीं होता, बल्कि उसको अपने पास रिटेन करके भी रखना जो है वो होता है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी के लिए काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू लीडर्स हु कैन रिप्लेस ओल्ड लीडर व्हेन दे लीव, रिटायर और डाई। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम बेसिकली ऐसे न्यू लीडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि ओल्ड लीडर की जो जगह है उसको फुलफिल कर पाए। जैसे एग्जांपल के एक्सवाइजेड कंपनी, ठीक है, उनका एक लीडर है, एक इंपॉर्टेंट लीडर है, मान के चलो मैनेजर ही हुआ, वो ना रिटायर होने वाला है। तो कंपनी ने क्या किया, उसे पता है कि ये 1 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, तो उसने ऐसे लोग फाइंड आउट किए जो इस लीडर की जगह जो है वो ले सकते हैं, जैसे इसके जूनियर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया ना, इन जूनियर में थोड़ी सी डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी, ताकि जब ये जाए तो इस लीडर का काम भी अच्छे तरीके से कर सके। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन है सक्सेशन प्लानिंग, लीडरशिप ट्रांजिशन स्ट्रेटजी, हायरार्किकल रिप्लेसमेंट टैक्टिक, या फिर एग्जीक्यूटिव सब्स्टिट्यूशन मेथोडोलॉजी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है सक्सेशन प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करें, बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सक्सेशन प्लानिंग के अंदर हम पहले से ही देख रहे हैं कि आगे आगे चलकर जो हमारे पुराने लीडर उनकी जगह यहाँ पर कौन जो है वो ले सकता है, ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, डैश रेफर्स टू अ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड जॉब रोल्स विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो देखो ऐसे जॉब रोल्स जिनको परफॉर्म करने के लिए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए होती है, उनकी जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो जो ग्रुपिंग हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है जॉब कैटेगराइजेशन, जॉब ग्रुपिंग, जॉब फैमिली, या फिर जॉब क्लस्टरिंग। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ऑफ जॉब कैटेगराइजेशन, जॉब ग्रुपिंग, जॉब फैमिली, जॉब क्लस्टरिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, जॉब फैमिली इज अ करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब फैमिली, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया। अब देखो इन सभी को अपने जॉब्स, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि अपने काम को करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मतलब उन्हें कंप्यूटर्स की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सिमिलर स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत है, तो हमने इसकी एक जॉब फैमिली जो है बना दी, इसका ग्रुप बना दिया, और जॉब फैमिली का नाम क्या रख दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब फैमिली। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी, जॉब फैमिली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट को डिफाइन करती है। तो पहले अगर हम ऑडिट का मतलब समझ लें, तो ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि कोई चीज एक्यूरेट है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल भी मान के चलो, एक कंपनी है XYZ, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने क्या किया, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग की कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, इस पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल है कि नहीं, इसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह की विंडो ड्रेसिंग की गई है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो छुपाया गया है, कोई यहाँ पर फ्रॉड किया गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाया, ऑडिट कहलाया। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स की में हम ऑडिट करते हैं। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के अंदर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है, प्रोसीजर्स है, सिस्टम्स है, वो यहाँ पर एफिशिएंट और इफेक्टिव है या फिर नहीं है। यानी कि इन इन पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस है, क्या हम ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे, कहीं इनमें किसी तरह की चेंज तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रॉपर्ली डिफाइन कर रही है, इट इज कंडक्टेड टू असेस द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस, ओवरऑल अलाइनमेंट ऑफ एचआर फंक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑडिट परफॉर्म की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये इसलिए की जाती है ताकि हम यहाँ पर ये चेक कर पाए कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो एफिशिएंट है कि नहीं, वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके साथ कंप्लायंस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एन एचआर ऑडिट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेस विद इन द एचआर डिपार्टमेंट, सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो एचआर ऑडिट बेसिकली यहाँ पर हमारी जो एचआर डिपार्टमेंट होती है उनकी जो भी स्ट्रेंथ होती है, जो भी वीकनेस होती है, उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी जो है वो हेल्प करती है, साथ के साथ सजेशंस भी देते हैं कि हम इसमें यहाँ पर कैसे जो है इंप्रूवमेंट कर सकें, इसमें यहाँ पर कैसे जो है इंप्रूवमेंट कर सकें। उसके बाद इट इज यूज टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज वेरियस पोजीशन विद इन द कंपनी इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन देयर कॉमनलिटीज। ठीक है,
तो इसका यूज किया जाता है हमारी जो वेरियस पोजीशंस है एक कंपनी के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनको कैटेगराइज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि पहली तीन स्टेटमेंट यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट को प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं एचआर पॉलिसीज, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, सिस्टम का, ताकि चेक किया जा सके कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट है कि नहीं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ अलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, उस चीज को चेक करते हैं। साथ के साथ ये हमारी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है एचआर डिपार्टमेंट की, उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। जैसे अगर कोई ए पर्सन है, उसके पास एक बिजनेस आइडिया है, उसने बिजनेस आइडिया के बारे में बी पर्सन को बताया, तो इनके बीच में क्या हुआ, बेसिकली कम्युनिकेशन हुआ। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है कि जब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिशियल चैनल्स है उनके थ्रू की जाए। जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल्ड मीटिंग की एग्जांपल देख लो। जो शेड्यूल्ड मीटिंग है वो क्या है, ऑफिशियल चैनल है, और इसके थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रही है टीम मेंबर्स के बीच में, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, बाकी वाटर कूलर चैट्स होगा कि वाटर कूलर पर जाकर बातें कर रहे हैं, कैजुअल कन्वर्सेशन होगा, ये हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही है। पहला, ऑफिशियल्स ईमेल सेंड टू ऑल एम्प्लॉयज को ऑफिशियल ईमेल्स यहाँ पर सेंड की गई है। तो ये तो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि ऑफिशियल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। शेड्यूल्ड मीटिंग्स विद द डिपार्टमेंट हेड, ये भी हमारा ऑफिशियल फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। वाटर कूलर चैट्स एंड कैजुअल कन्वर्सेशन, मेमो शेयर्स अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो वाटर कूलर चैट्स हैं, जो कैजुअल कन्वर्सेशन है, ये हमारी यहाँ पर डिस्क्राइब करे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की टू लोअर लेवल। यानी कि अगर हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुई, अपवर्ड कम्युनिकेशन हुई, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुई, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन ए रहेगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। देखो, अगर इंफॉर्मेशन जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रही है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई कंपनी के गोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, डायरेक्टिव है, उसके बारे में जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोअर लेवल को बता रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि हमारे ये गोल्स है, ये पॉलिसीज है, ये डायरेक्शन है जिनको हमको फॉलो करना है। तो ये जो कम्युनिकेशन की जा रही है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जा रही है। उसके बाद देखो अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो लोअर लेवल से ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे एग्जांपल के लिए कंपनी ने कोई गोल्स बनाए, पॉलिसीज बनाए, डायरेक्शन दी, उसके बारे में इंप्लॉयज को इन्फॉर्मेशन दी। अब इंप्लॉयज ने क्या किया, जो लोअर लेवल में इंप्लॉयज हैं उसने क्या किया, अपना फीडबैक दिया कि जो कंपनी के गोल है वो रियलिस्टिक है कि नहीं, जो पॉलिसीज हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है, और जो डायरेक्शन दिए गए हैं उनको हम फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है लोअर लेवल से अपर लेवल को, ये हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अगर हमारे यहाँ पर मान के चलो ऐसे एम्प्लॉयज जिनका जो हायरार्की लेवल है वो सेम है, जैसे अगर मान के चलो हमारे डिपार्टमेंटल हेड हो गए, अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है और एक सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, तो इनका हायरार्किकल लेवल सेम है। तो इन मैनेजर के बीच में, हेड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं। क्या कम्युनिकेशन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, employees sharing their ideas, concerns, suggestions in a regular team meetings and having their team leader or manager relay this information to higher level management. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमारे जो इंप्लॉयज हैं वो बेसिकली अपने आइडियाज, कंसर्न, सजेशंस को शेयर कर रहे हैं रेगुलर टीम मीटिंग के अंदर अपने लीडर्स को, मैनेजर्स को, ताकि वो हायर लेवल तक उनकी सजेशंस को पहुंचा सके। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारे कम्युनिकेशन का, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट यू क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद वन वे कम्युनिकेशन। अब वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, तो देखो अगर ऐसी कम्युनिकेशन की जा रही है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके चला जा रहा है, यानी कि उसको सामने वाले पर्सन से किसी भी तरह का फीडबैक नहीं चाहिए, तो वो हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे हमारे जो लीडर्स होते हैं, जैसे अगर मान के चलो कोई पीएम की रैली है,
प्राइम मिनिस्टर जी कोई भाषण दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने आपसे कोई भी यहाँ पर फीडबैक नहीं ले लिया है कि आपको भाषण कैसा लगा, उसमें क्या क्या चीजें आपको अच्छी नहीं लगी, वो कभी भी फीडबैक आपसे नहीं लेते। जैसे अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है तो वो भी आता है, आपको मोटिवेट करके चला जाता है, ऐसा आपसे कोई सजेशन जो है वो नहीं लेता कि मैंने मोटिवेट आपको सही से किया कि नहीं, वैसा वैसा नहीं पूछता है। तो वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। ऐसे कई अगर ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, वो आया, उसने बोला कि भाई देखो मुझे 5,000 यूनिट्स की सेल्स करनी है इस साल, तो वो मुझे चाहिए बस, ठीक है। बदले में उसने कुछ नहीं मांगा एम्प्लॉय से कि भाई आपको मानना नहीं मानना, उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 सेल चाहिए, तो वो हमारे वन वे कम्युनिकेशन जो है वो हो गए, ठीक है। तो कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड है, पहला इंफॉर्मेशन फ्लॉज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विदाउट एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्स और फीडबैक। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ बढ़ती है, मतलब हम ना यहाँ पर रिसीवर से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स और फीडबैक नहीं चाहते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर रिलेटेड है। इट इज ऑफन यूज टू व्हेन सेंटर वांट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन अनाउंसमेंट टू द रिसिपिएंट। तो ये उस समय यूज किया जाता है जब यहाँ पर सेंडर किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन देना चाहता है, इंस्ट्रक्शन देना चाहता है या फिर अनाउंसमेंट करना चाहता है। उसके बाद देखो पब्लिक स्पीचेस, लेक्चर्स, अनाउंसमेंट, प्रेस रिलीजर्स, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल्स है वन वे कम्युनिकेशन के। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे रिलेटेड होते हैं किसके साथ, वन वे कम्युनिकेशन के साथ। क्लियर है। इसके अलावा ना एक टू वे कम्युनिकेशन भी होता है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, साथ ही साथ हम सामने वाले पर्सन से कोई ना कोई फीडबैक चाहते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई ए पर्सन है, उसने बी पर्सन के पास गया और कहा कि मेरे पास ये वाला बिजनेस आइडिया है, ठीक है। और इस बिजनेस आइडिया के बारे में बी पर्सन को बताया और पूछा कि भाई आप बताइए कि बिजनेस आइडिया ठीक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ए पर्सन ने कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन शेयर की, साथ के साथ एक्सपेक्टेशन रखी कि सामने वाला पर्सन अपना फीडबैक दे, अपनी राय दे। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये हमारी टू वे कम्युनिकेशन जो है वो होती है। ओके, तो आज का हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एचआरएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना मिले। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।